सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है काफ़ी दिनों बाद जो है वापस हम आ चुके हैं। ठीक है जी, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तो चलो जी शुरू करा जाए। एक मिनट, इंट्रो मैंने कुछ गलत नहीं दिया। मैंने बोलना था सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBLL विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन लॉ। बड़ा ही मैं कह सकता हूँ यार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर समझ आ जाए तो, ना समझ आए तो हाय हुआ मच जाता है, ओ पता नहीं क्या है। ठीक है जी, तो चलो जी कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के सब्जेक्ट को। ठीक है जी, कि क्या है, काफ़ी इजी तरीके से समझते हैं हम लोग और काफ़ी एक लेमन लैंग्वेज के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो टैक्सेशन क्या समझ आता है। अब यार हमने इतने बड़े हम हो चुके हैं कि हमें पता है व्हाट इज़ टैक्स। ठीक है जी, टैक्सेशन उसी से रिलेशन में। चलो देखते क्या है, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं। भैया टैक्स को पहले हम समझ लेते टाइप्स ऑफ टैक्सेस से पहले कि इसको हम लिख के कैसे आएंगे। हमें तो पता है भाई टैक्स ये है, हमें गवर्नमेंट को देना होता है, फलाना ढिमकाना देना होता है, ये सब हमें लेमन लैंग्वेज में पता है। लेकिन पेपर में ये सब थोड़ी लिखेंगे कि हाँ भाई इसको देना उसको देना ही वो चीज़ नहीं लिखे। तो थोड़ा सा हमें जो है अपनी अंग्रेजी मारनी पड़ेगी। तो चलो जो अंग्रेजी को कैसे मारेंगे वो सुनिए। अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू levied by the government on workers' income and business profit or added to the cost of some good, services and transaction। अब कई लोग ना ऐसे देख रहे होंगे क्या बोल गया ये तो चलो जी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। तो ये बला जो है जिसको हम टैक्स कह रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं, ये है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कंपल्सरी है ये तो देना ही देना है। ठीक है जी, टू दी स्टेट, किसको देना है, स्टेट को। किसके, स्टेट को क्या, स्टेट को किस चीज़ में, रेवेन्यू, स्टेट का जो रेवेन्यू है उसके अंदर जो हमने ये अपना कंट्रीब्यूशन देना है जो कि कंपलसरी है, हमें देना ही देना। ठीक है जी, लेविड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही करेगी ऑब्वियसली, ऑन वर्कर्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट, जो वर्कर्स की इनकम है या फिर जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। और एडिड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड, कुछ चीज़ों के ऊपर भी लग सकता है, सामान हो गया जैसे। ठीक है जी, सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन, कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फलाना घुमा फिरा के जो है जितने भी टैक्स हमारी बात हो रही है गवर्नमेंट लगाती है उसको स्टेट रेवेन्यू के ऊपर हमने कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन हमें देना ही पड़ता है। वो किसके ऊपर, स्टेट रेवेन्यू के ऊपर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमको। ठीक है जी, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है भैया। हमारे पास जो है 2-3 तरीके के यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। पहला है जी हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, अब डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब हुआ भैया, देखो टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी या पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर कई लोग यही सोचेंगे कि ये एसएससी क्या हो गया, ये तूने क्या बोल दिया एसएससी। तो इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे जब हम प्रॉपर इनकम टैक्स वाली चीज़ में आएंगे। ठीक है जी, अभी जो है आप एसएससी को एज अ पर्सन ले लो। ठीक है जी, एक आदमी है वो। ठीक है, सो टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी या पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, वो गया डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को। दिस टैक्स इज पेड आफ्टर द इनकम रीच्ड इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे मतलब कहते हैं ना, यही है इसका आंसर डायरेक्ट टैक्स का। क्या आंसर है, दिस टैक्स इज पेड आफ्टर द इनकम रीच्ड इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो जो टैक्स दे रहा है, मतलब जो एसएससी या पर्सन हमने कहा था जो टैक्स दे रहा है, जब उसके हाथ में उसकी इनकम आ जाती है, उसका पैसा आ जाता है, पैसा, तो जो वो टैक्स देता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, दे आर इम्पोज्ड ऑन पर्सन नेट इनकम या एसेट, जो उसकी नेट इनकम है या जो एसेट है उसके ऊपर जो है ये लगता है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टेड अंडर डायरेक्ट टैक्स आर लेसर देन द इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपने ज़रूर लिख कर आना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जी डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स हो सकता है, गिफ्ट टैक्स हो सकता है, वेल्थ टैक्स हो सकता है, ये सारे जो है हमारे डायरेक्ट टैक्स हो गए। ठीक है जी, जब हमारे पास, अब भाई ऑब्वियसली बात है, अपने पापा से पूछना, जब आप इनकम टैक्स वगैरह आईटी रिटर्न भरने जाते हो, आपने कमा लिया उसके बाद भर रहे हो ना, तो यही तो कहना चाह रहा है ये डायरेक्ट टैक्स कि जब आपने कमा लिया, आपके हाथ में पैसा आ चुका है, तो वो पैसे के ऊपर जो है आपने टैक्स कैलकुलेट करके देना है गवर्नमेंट को। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ भैया, जो मैंने अभी को समझाया, पैसा आ चुका उसके बाद दे रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज वाइस वर्सा, आपके पास पैसा आया नहीं है या कोई चीज़ आपके पास आई नहीं है लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ये कैसे। या फिर आते आते पहले दे दिया आपने टैक्स, ये कैसे हुआ, समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच the taxpayer pay the tax indirectly where the tax is collected by the dealer, middleman and remitted into the account of revenue of government। तो वही कहा, हम यहाँ पर इनडायरेक्टली दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तो एक प्रॉपर आंसर नहीं, आपका हो गया यार डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये क्या आंसर हुआ। बेसिक में यही आंसर है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि आपके पास आई नहीं इनकम लेकिन आपने फिर भी टैक्स दे दिया, वो कैसे कहना चाह रहा था मैं, वो समझो।
दे आर पेड बिफोर द गुड्स रीच टू द बायर्स। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जो आप गुड्स लेते हो, जो आप सामान लेते हो, जो आप सामान खरीदते हो, उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने सामान ले लिया उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ भाई ये इतने का 10 रुपये का सामान है, इसमें ना 1 रुपये टैक्स बनता है, लो जी आओ जी किसको देना है जी, आ जाओ आ जा भाई सीए तू आ जा मेरा सामान का ये ले। ऐसा तो होता नहीं। आपने गुड ले लिया, हजम कर दिया, डस्टबिन में पैकेट फेंक दिया। अब आप सोच रहे हो यार टैक्स मैंने कहाँ दिया, फिर यही था, इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को दे दिया है जैसे आपने गुड खरीदा है। मतलब कि गुड का टैक्स पहले ही जा चुका है, अब वो आप ले रहे हो तो आपने मिडल मैन को दिया, मिडल मैन ने पहले ही उसको भर चुका। समझ रहे हो? तो यही कहना चाहा था डायरेक्टली। अब A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, C इक्वल टू A तो हुआ ना। तो जब उन्होंने पहले दे दिया और अल्टीमेटली आप ही ने उस गुड को लेना है तो आपने टैक्स दे दिया उसे, जो उसने मिडल मैंने दिया था। तो इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को पहले टैक्स दे दिया है सामान लेने से पहले। अब समझ आया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या हुआ? डायरेक्ट में पहले आपके पास पैसा आया या सामान आया, उसके बाद जो है आपने उसका असेसमेंट करके आपने टैक्स को भरा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आपने पहले टैक्स दे चुके हो, या फिर एट द टाइम जब गुड लिया तभी टैक्स दे दिया। ऐसा तो है नहीं कि सामान लेकर अभी आज लेस का चिप्स लिया 20 रुपये का, मज़ा आ रहा है 20 रुपये का लिया, अरे यार 20 रुपये का 1 रुपये इसमें टैक्स देना पड़ेगा, 2 रुपये देना पड़ेगा 2 रुपये, ऐसा तो है नहीं। तो हमने लेस का पैकेट खाया, मजे से खाया और फेंक दिया डस्टबिन में, हो गया आपका टैक्स पूरा। तो यही था। तो दे आर इम्पोज्ड मेनली ऑन गुड्स, कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। तो जनरली मेनली जो कह सकते हो इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है गुड्स, सर्विसेज या कमोडिटीज़ के ऊपर लगता है। रिवेन्यू कलेक्टेड अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हायर देन द डायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा ना, यही चीज़ मैंने डायरेक्ट टैक्स में भी कही थी कि रिवेन्यू कलेक्टेड अंडर डायरेक्ट टैक्स आर लेसर देन इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पर वैसे वर्षा इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो रिवेन्यू कैलकुलेट निकल के आता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डायरेक्ट टैक्स से। ठीक है जी, क्योंकि भैया सामान तो लोगे ना तुम, सामान तुम्हारी नेसेसिटी है, तुम सामान लोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। अब इसको समझने की कोशिश करो, एक बड़े अच्छे से एग्जाम समझाता हूँ। तुम्हारी नौकरी लगी 1 लाख रुपए की, ठीक है, लग गई, उसके ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा, ये होगा डायरेक्ट टैक्स। आपने 1 लाख रुपये टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने क्या क्या सामान वगैरह पे लगता है। भैया पूरे साल भर आप 1 लाख से ज़्यादा का सामान खा जाओगे या ख़रीद लोगे, जो भी है। अब आपने फॉर एग्जांपल कि आपने टीवी ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, फिर गाड़ी ले ली, फिर फलान ले लिया, ढिमकान ले लिया, फिर खाना भी चल रहा है, इन सब के ऊपर ज़्यादा टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। भाई आपने एक साल में, जहाँ पर आपकी इनकम 1 लाख थी, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 साल के अंदर 1 लाख इनकम थी, लेकिन आपने पूरे उस साल के अंदर 5 लाख का तो खर्चा कर दिया। कुछ कभी गाड़ी ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी वॉशिंग मशीन ले ली, कभी टीवी ले लिया, फिर खाने का खर्चा अलग। तो 5 लाख पे टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट होगा 1 लाख पे, ऑब्वियसली 5 लाख पे। तो यही वो कहना चाह रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो रेवेन्यू कैलकुलेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या एग्जांपल हो सकता है? सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगती हैं वो सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस की होगी। ठीक है जी। अब जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर छोटी सी और चीज़ पकड़ते हैं, वो है व्हाट कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। अब ऊपर हमने वैसे एग्जांपल में पढ़ लिया इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आता है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रॉपरली क्या आता है, थोड़ा सा उसको अंदर घुस के देखा जाए। डायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर आता है जी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है हमारे यहाँ पर। ठीक है जी। दूसरा आता है कैपिटल गेन टैक्स, ये भी इनकम टैक्स 1961 के अंडर ही आता है। तीसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ही आता है। चौथा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DTT जिसको हम बोलते हैं, ये आता है, ये भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आएगा। पर इसके अंदर क्या है, इनकम रिसीव बाय द इन्वेस्टर फ्रॉम हिज हर इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT, तो जो थोड़ा वो शेयर मार्केट में काम करते होंगे वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो नहीं करते वो यूँ समझ लो कि जैसे आप यार, होता क्या है ना डिविडेंड, आपको मैं एक छोटे से उसमें समझा देता हूँ, मतलब क्रक्स में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे समझ लो आपने रिलायंस के जो है शेयर्स ले लिए, ठीक है जी, आपने 10 शेयर ले लिए, 10 ले लिए, चलो फॉर एग्जाम्पल 10 शेयर ले लिए, ठीक है जी। अब रिलायंस नहीं यार, एक काम करो, रिलायंस मत लो, आप ले लो कोल इंडिया ले लो। कोल इंडिया एक कंपनी है हमारी यहाँ पर जो कोयले का काम करती है, ठीक है। अब ये ऐसी कंपनी है जहाँ पर इनका बेसिक खर्चा जो है हो चुका है। समझने की कोशिश करना कैसे बेसिक खर्चा हो चुका है। मतलब कि भाई इन्होंने जो भी खाने वगैरह जो भी होती है, मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं, जो भी खाने वगैरह हैं उनकी, वो उन्होंने खोद खाद के देख लिया, हाँ भी कोयला यहाँ से हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे कोयले का जो भी धंधा है उनका वो कर लेंगे। तो खाने उनके पास तैयार पड़ी हैं, बस वहाँ से लेके लाने ले जाने वाला सीन वो भी बोल देते हैं हाँ भाई तू कर लियो,
ठीक है। तो कोल इंडिया का काम क्या हुआ, कोयले का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ठीक है, लेकिन उसके पास सारी चीज़ें तैयार पड़ी हैं, लैंड भी तैयार पड़ी है, उसके अंदर कोयला भी भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से दे दे के देखते जाएंगे। क्या कोल इंडिया को कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है? खुद ही प्रैक्टिकली समझाओ। नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई, उनकी ज़मीन खरीदी, उसको खोदा, कोयला निकल गया, बस हो गया काम। इसी को पूरी ज़िंदगी करते रहना, मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं तो जितना भी है यार, समझ पा रहे हो आप, काफ़ी है ये, थोड़ी कि 2 दिन चलेगा, वो करते रहना। तो उनका कुछ भी और एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मतलब कोई खर्चा नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। तो जो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में वो बांट देते हैं एज डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है जी। ये क्यों करते हैं भैया? लालच देने के लिए, शेयर होल्डर को अपने पास पटाए रखने के लिए, उनको अपने पास होल्ड करने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर के पास पावर होती है ना कि वो एग्जिट मार दे वो कंपनी से, अपने वापसी ले ले पैसे। भाई शेयर होल्डर क्या होता है? वो अपना पैसा देता है कंपनी को कि भाई तुम डेवलप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा बहुत हमें दे देना। कंपनी को प्रॉफिट बाई चांस नहीं हो रहा या बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन उनका जो पीछे बैकएंड प्रॉफिट आ रहा है वो काफ़ी आ रहा है, तो वो क्या है, डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं कि हाँ भाई तू थोड़ा तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ चुका है, तो आप अपना पैसा भी रखें। तो इसमें क्या शेयर होल्डर सोचता है, अरे वाह यार डिविडेंड भी दे रही है कंपनी और प्रॉफिटेबल भी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिविडेंड तो दे रही है ना, मतलब एक तरीके से फिक्स्ड होता है। पर ये देना वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, भी समझ लो, कंपनी को देना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ ज़्यादा तो ऑब्वियसली वो अपने पैसे जेब से तो देगी नहीं पैसा। तो डिविडेंड एक ऑप्शनल चीज़ होती है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है अगर उसे प्रॉफिट होता है तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है, मेरे ख्याल से डिविडेंड कई लोगों को समझ आ गया होगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है। ठीक है जी। गिफ्ट टैक्स, वो हमारा गिफ्ट टैक्स आता है गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 के अंदर, 1958। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT आता है, ये खुद ही है एक्ट 2004 का। ठीक है। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी शेयर मार्केट के अंदर ही लगता है, जब आप सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करते हैं गवर्नमेंट की तो उसके ऊपर STT लग जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारे डायरेक्ट टैक्स की कुछ चीज़ें। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की चीज़ें। इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ नहीं है, सेल्स टैक्स आता है सामान वगैरह के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। सर्विस टैक्स आता है सर्विसेज के ऊपर। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती है गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो उसके ऊपर लगती है जो सामान इंडिया के अंदर बना। ठीक है जी। कस्टम ड्यूटी, ये फॉरेन मैन्युफैक्चर गुड के ऊपर। तो 2 चीज़ें हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है इंडिया के अंदर, और कस्टम ड्यूटी जो मैन्युफैक्चर हुई है बाहर गुड्स, उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही है। ऑक्ट्रॉय, OCTROI, ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये होता है गुड्स ट्रांजैक्टेड अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर, जो स्टेट बॉर्डर से इधर उधर जा रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो। ठीक है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं हम हेडिंग, कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप लोग कि हाँ भाई डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही कंटिन्यूशन है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं सारे। वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, ये तो हमने देखा ही होगा यार आप लोगों ने, जैसे हल्दीराम वगैरह पे जाते हो, कहीं खाने जाते हो तो वहाँ पर कहीं अगर कभी खुद पैसे दिए हों और उसमें देखा हो तो उसके ऊपर वैट लगता है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करी गई हो, उस चीज़ का जो है ये टैक्स होता है। ठीक है जी। अब ये तो है नहीं कि आपको जो है डोसे का बैटर ऐसे ही दे दिया, उसको पीछे बनाने की कितनी चीज़ें हुई हैं उसके अंदर, तो उसके ऊपर कोई वैल्यू ऐड हुई है ना, तो वो चीज़। अब देख लेते हैं फटाफट से डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी चलो दिखा देते हैं, इससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में कि मैं कहने का चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्क्रीन पर अब शो हो रहा होगा एक चीज़, डिफरेंस जो मैंने लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट लेफ्ट साइड होगा, इनडायरेक्ट राइट साइड होगा। देख लेते हैं क्या है। डायरेक्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है लेविड एंड पेड बाय द इंडिविजुअल्स, HUF, फर्म्स, कंपनी एक्सेट्रा। ये हम और डिटेल में बाद में बात करेंगे। इनडायरेक्ट क्या करते हैं? अल्टीमेटली पेड फॉर बाय द एंड कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही जो पीछे हमने चीज़ पढ़ी थी। सेकंड पॉइंट, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ऑब्वियसली यार डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट में अंदर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो सकता है। भाई कोई किसी और किसी लिए भी तो सामान खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता? तो इनडायरेक्टली वो टैक्स दे रहा है उसके लिए। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कलेक्शन ऑफ टैक्स कैन मेक टैक्स इवेजन पॉसिबल। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सामान से पहले ही हमारा टैक्स जा चुका है, हम तो सामान बाद में खरीद रहे हैं। ठीक है जी। इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स के अंदर इन्फ्लेशन को रिड्यूस करा जा सकता है अगर हम इसको बढ़ा दें, लेकिन एनहेंस इन इन्फ्लेशन, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्या होता है? रेट बढ़ना।
ठीक है जी। तो अगर सामान के ऊपर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो जो 10 रुपये का आलू थे उसके ऊपर 1 रुपये टैक्स लगा रहा था, 11 का पड़ रहा था, लेकिन वही टैक्स हम 2 रुपये कर देंगे तो 10 रुपये के आलू हमें 12 रुपये के पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है जी। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड आर कंसीडर टू बी प्रोग्रेसिव। जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव फॉर्मूले के ऊपर है, मतलब प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कराता है ये लोगों की, इनइक्वालिटीज़ को हटाता है ये। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एनहेंस करता है इनइक्वालिटी एंड आर कंसीडर्ड टू बी रिग्रेसिव, ये नीचा करता है। मतलब कि अब कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, अब भैया 10 रुपये के आलू थे, उससे पहले 1 रुपये टैक्स लगता था, 11 रुपये, चलो सबके लिए ठीक था। अब जब 10 रुपये के आलू पे 2 रुपये टैक्स लग रहा है, 12 रुपये का आलू पड़ गया हमको, तो भैया अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो इनइक्वालिटी नहीं हुई है, इनइक्वालिटी हुई जी बिल्कुल। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं वैसे ही। छठा पॉइंट क्या आ गया, दे हैव मैनी एक्सेप्शंस एंड इन्वॉल्व्स हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है और उसके अंदर काफ़ी कॉस्ट जो है लग जाती है हमको, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है या ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारा गुड बनाने से मतलब बेचने से पहले ही सारा काम हो रखा होता है। डायरेक्ट के अंदर दे एड्यूस सेविंग एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप बढ़ा दोगे उसे तो भैया लोगों के हाथ में पैसा ही कम बचेगा ना। अब ऑब्वियसली बात है, 1 लाख कोई कमा रहा है, तुम उसके ऊपर 20,000 टैक्स ले रहे हो और 80,000 उसके पास बच रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाएगा, सेविंग ज़्यादा करेगा। ठीक है जी। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर ओरिएंटेड मोर टूवर्ड ग्रोथ एज दे डिस्करेज कंजम्पशन एंड हेल्प एनहेंस सेविंग। सेविंग ये भी करवाता है, ये हम पर सेविंग कम हो पाएगी उसके अंदर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर भाई पैसा ही कम बचा, क्या करें। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है कि अगर हम जैसे सामान महंगा कर दें हम, तो भैया कंजम्पशन कम हो जाएगी उन लोगों की और सेविंग अच्छे से हो पाएगी। तो सेविंग का वो कुछ करे, इन्वेस्टमेंट करे या कुछ भी करे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक तरीके से इस पॉइंट में अच्छा दिख रहा है हमको। लेकिन 8वां पॉइंट क्या हुआ, दे आर कलेक्टेड ओनली फ्रॉम पीपल इन रिस्पेक्टिव टैक्स ब्रैकेट। तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ब्रैकेट्स हैं, ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनेगी। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है दे हैव अ वाइडर कवरेज एज ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर टैक्स्ड थ्रू सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो है नहीं कि इस सेक्शन के लिए आलू 11 रुपये के हैं और इस सेक्शन के लिए आलू 12 रुपये के हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आलू तो भैया 12 रुपये पूरे देश में चल रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे मैं अमीर हो, कोई सिंपल चीज़ है ये। तो ये हो गया हमारे मोटे मोटे तौर पर जो है इनका डिफरेंस। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 17-18 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। फ्यूचर में और वीडियोस बनाकर आराम से जो है सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेल बिगान। मैं प्रतीक शर्मा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, दबा लो, मैं कह रहा हूँ काम नहीं करेगा तुम्हारे यूट्यूब, दबा के रखो उसे, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना। ठीक है, पर्सनलाइज्ड पे होता है, उसको ऑल कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। कोई डाउट है, कोई इशू है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया यूट्यूब ने। नहीं अच्छा लग रहा पब्लिकली कोई क्वेश्चन पूछना, शर्म आ रही है, कुछ चीज़ हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, इंस्टाग्राम पर आओ, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट के। मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो आप, वरना इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर आके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कोई बातचीत करनी, कोई गुफ्तगू करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल बिगान। मैं प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना से बच के ठीक है, हालात सुधर रहे हैं लेकिन फिर भी रिस्की है। चलो बाय बाय।